नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक बेहतरीन क्लास रीट एग्ज़ाम 2022 जो आपका पेपर लगा हुआ है 23-24 जुलाई को। तो उसके लिए सोशल स्टडीज़ का जो पार्ट है यानी कि सोशल साइंस का, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान का, तो उसके यहाँ पर हम टॉप 60 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो है वीडियो आपका लेवल 2 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं आज की क्लास का, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया है कि भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है अनेकता में एकता, दूसरा है अशिक्षा, स्वावलंबन या फिर प्रादेशिकता। ठीक है, तो भारतीय समाज की जो प्रमुख विशेषता है वो है आपकी अनेकता में एकता, क्योंकि यहाँ पर भिन्न भिन्न जाति धर्म के लोग यहाँ पर बसते हैं, लेकिन उनमें ये सब होते हुए भी अनेकता में एकता की भावना दिखती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री प्रारंभ हुई। तो बताना है आपको कि भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ पर प्रारंभ हुई, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है मद्रास में, हुगली में, बम्बई में या फिर सूरत में। तो भारत में जो प्रथम फैक्ट्री थी ये प्रारंभ हुई थी आपकी सूरत में। ऑप्शन नंबर डी सूरत हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो गया। और इसका प्रारंभ कब हुआ था ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका प्रारंभ हुआ था 1611 ईस्वी में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, 1611 ईस्वी में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री लगाई गई थी सूरत में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्षेत्रीयतावाद का मुख्य कारण है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्षेत्रीयतावाद का मुख्य कारण क्या है। गरीबी, सामाजिक तनाव, बेरोजगारी या फिर वैश्वीकरण। तो इसका जो मुख्य कारण है वो है सामाजिक तनावों का। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, सभी को आ गया होगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञात होना चाहिए। तो बताना है कि क्या यहाँ पर ज्ञात होना चाहिए। जो सामाजिक अध्ययन का अध्यापक होता है उसके लिए है ये। शिक्षा के उद्देश्यों का ज्ञात होना चाहिए, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण तकनीकी का ज्ञान होना चाहिए या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सबसे मुख्य बात है वो है शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि किस तरीके से हम बच्चों को समझाएं कि उसे ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये सारी चीज़ें उसके समझ में आ जाएं। रट्टा मारना हमें नहीं सिखाना है, उसको इस तरीके से चीज़ों को सिखाना है कि वो उनको समझ सके। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षण विधियों का ज्ञान होना सबसे अति आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है। तो कौन सा कारण नहीं है यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है बेरोजगारी, तो ये तो कारण होता है। दूसरा है तीव्र जनसंख्या वृद्धि, ये भी कारण है। फिर दिया है शिक्षा, तो शिक्षा जो है ये गरीबी से कोई इसका संबंध नहीं है, तो इससे गरीबी नहीं होती है, बल्कि ये जो है गरीबी को दूर करता है। और एक ये मुख्य हथियार है शिक्षा। अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो गरीब नहीं होने वाला है, क्योंकि वो शिक्षा प्राप्त करके आया है। तो कहीं ना कहीं वो अपने देश में अपने योगदान को करेगा और वो या तो जॉब करेगा या अपना बिजनेस करने वाला है। यानी कि अगर वो शिक्षित है, अगर आपने उसको शिक्षा दी है तो वो कुछ ना कुछ अपने लिए जरूर करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है यहाँ पर, किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है।
तो बताना है कि किसको कहा है एक अद्भुत निर्माण। तो पहला ऑप्शन है वृहद स्नानागार, दूसरा है अन्नागार, फिर दिया है सभा भवन और चौथा दिया है दुर्ग महल। तो सर जॉन मार्शल ने जो एक अद्भुत निर्माण जिसको बोला है वो बोला है वृहद स्नानागार को। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अन्नागार की अगर बात करें जो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिया गया है, तो अन्नागार सैंधव सभ्यता की संभवतः जो है सबसे बड़ी इमारत थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये जो है सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत के रूप में जानी जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है, यह कथन किसका है। बताना है आपको कि एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है, ये जो कथन है ये किसका कथन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो बताना है आपको कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर बात करें इसके राइट आंसर की तो B.A. स्मिथ यानी कि V.A. स्मिथ का है ये कथन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो आपको बताना है कि किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से या फिर कालीबंगा से। तो जो अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं ये मिले हैं कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और कालीबंगा जो है ये किस नदी के किनारे बसा है ये भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो कालीबंगा बसा हुआ है आपका घग्गर नदी के जो है किनारे, ठीक है। तो घग्गर नदी के किनारे ये जो है आपका है कौन, कालीबंगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें हड़प्पा की तो हड़प्पा कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है रावी नदी के किनारे, ठीक है। और हड़प्पा से जो है तांबे की इक्का गाड़ी मिलती है हमें, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो कांस्य दर्पण है, ठीक है, ये भी यहाँ पर जो है हड़प्पा सभ्यता से ही हमें देखने को मिलती है। और जैसे कि आपकी पूछी जाती है कि जो गरुड़ की मूर्ति हैं, शिव की मूर्ति हैं, इनके भी साक्ष्य जो है हमें हड़प्पा से देखने को मिलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगर बात करें मोहनजोदड़ो की तो मोहनजोदड़ो में हमें क्या मिलता है, तो मोहनजोदड़ो में हमें एक विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और लोथल से क्या मिलता है, तो लोथल से मिलता है हमें समाधान के साक्ष्य, ठीक है। लोथल से हमें समाधान के साक्ष्य मिलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके से हमने आपको चारों ऑप्शंस बता दिए हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। तो बताना है आपको हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। यात्रियों का वृत्तांत, सिक्के या फिर बौद्ध या फिर जैन साहित्य। तो बताना है कि मुख्य स्रोत इनमें से क्या है। तो इनका जो मुख्य स्रोत है वो है क्या, ये है सिक्के। ऑप्शन नंबर बी सिक्के हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हिंद यूनानी शासकों ने सर्वप्रथम जो है भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। किसने किया था, हिंद यूनानी जो शासक थे इनके द्वारा ही भारत में सबसे पहले सोने के सिक्कों का प्रचलन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सिक्के हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गीता है। बहुत ही छोटा है, लेकिन आपको बताना है कि गीता क्या है। वेद है, स्वतंत्र महाकाव्य है, रामायण का एक भाग है या फिर महाभारत का एक भाग है, ठीक है। तो ये यहाँ पर भाग लिखा हुआ है, तो बताना है कि ये किसका भाग है या फिर ये वेद है, क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो अगर बात करें गीता की तो गीता जो है ये एक महाभारत का भाग है। ऑप्शन नंबर डी ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि महाभारत में ही भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वही क्या कहलाए हैं, जो है एक गीता के रूप में कहलाए हैं। और महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है लगभग 1 लाख श्लोक का वर्णन है,
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है, भारत में कौन सा जंतु लुप्त हो गया है। बताना है आपको कि ऐसा कौन सा जंतु है जो भारत में अब वर्तमान में लुप्त होता दिख रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बाघ, शेर, चीता या फिर तेंदुआ। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा चीता। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो बताना है कि किस सुल्तान के द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो ये लगाया गया था किसके द्वारा, फिरोज तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो तुगलक वंश का संस्थापक था, यानी कि जो सुल्तान फिरोज तुगलक था, इसका जो शासनकाल है ये चला था 1351 से 1388 के मध्य। ठीक है, ये था इसका शासनकाल और दिल्ली का प्रथम सुल्तान था ये। इसके द्वारा ही ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बताना है आपको। पहला ऑप्शन दिया है देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। वृंदावन मंदिर जो है मथुरा में है, सभी को पता है, वहीं पर है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला है विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो जेके मंदिर है ये लखनऊ में नहीं है बच्चा, कहाँ पर है, ये है कानपुर में, यूपी के कानपुर में है आपका जेके मंदिर। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, सोना का लैटिन नाम है। बताना है आपको कि सोना का लैटिन नाम क्या है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। बताना है कि सोना का लैटिन नाम क्या होता है। तो इसका जो लैटिन नाम है वो है ऑरम। ऑप्शन नंबर डी ऑरम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑरम का मतलब क्या होता है कि अगर बात करें ऑरम का, तो ऑरम का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्योदय की चमक। क्या होता है, सूर्योदय की चमक। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, सूर्योदय की चमक जो है ये होता है ऑरम का शाब्दिक अर्थ। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिंग कुशन का प्रयोग कब किया जाता है। बताना है आपको, रिंग कुशन का प्रयोग कब किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है सैया घाव होने पर। सैया घाव होने पर इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछा गया है, गोंद का कलफ किस प्रकार के वस्त्रों में लगाया जाता है। बताना है आपको, गोंद का जो कलफ होता है ये किस प्रकार के वस्त्रों पर जो है लगाया जाता है। ऊनी वस्त्रों में, सूती वस्त्रों में, रेशमी वस्त्रों में या नायलॉन वस्त्रों में। तो जो गोंद का कलफ होता है ये किया जाता है किसमें, सूती वस्त्रों में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सूती वस्त्रों में जो है गोंद का कलफ लगाया जाता है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, टाइलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है। बेहतरीन क्वेश्चन है साइंस का। टाइलिन नामक एंजाइम जो है ये किस में पाया जाता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये पाया जाता है लार रस में। ठीक है, यानी कि लार रस में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। और टाइलिन का काम क्या होता है कि ये जो है भोजन को पचाने में हमारा जो है सहायता करता है। और इसका काम क्या होता है कि जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज में ये बदलने का कार्य करता है। क्या करता है, जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज में परिवर्तित करता है। ठीक है, कौन सा, टाइलिन नामक एंजाइम। तो ये पाया जाता है लार रस में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रयोग केंद्र था। तो बताना है आपको कि दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र कौन सा था। गुलबर्ग, गोलकुंडा, बीजापुर या फिर बीदर। तो इसका जो प्रमुख केंद्र था वो था गुलबर्ग। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गुलबर्ग इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अब आपको बता देते हैं कि जो दक्षिण में चिश्ती सिलसिले की जो स्थापना है ये हुई थी आपकी 1340 ईस्वी में। कब हुई थी? 1340 ईस्वी में जो है चिश्ती सिलसिले की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बुरहानुद्दीन ने। किसने की थी? बुरहानुद्दीन। नाम आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ये की थी बुरहानुद्दीन ने 1340 ईस्वी में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी। ठीक है। और दक्षिण में जो है चिश्ती सिलसिला जो है इसका प्रमुख केंद्र कौन सा है? ये है आपका गुलबर्ग। और गुलबर्ग कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है कर्नाटक में। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलबर्ग। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से एक वेद संगीतमय है। तो बताना है आपको कि एक वेद जो है इसमें वो संगीतमय है, यानी कि संगीत का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो सा से हो गया आपका संगीत और सा से हो गया हमारा सामवेद। तो याद करने का बिल्कुल सिंपल तरीका, सा से संगीत और सा से सामवेद, यानी कि संगीतमय का जो वर्णन है ये है सामवेद में। इसी तरीके से आप लोग याद रखिएगा, जो यज्ञ हैं यानी कि यज्ञ की जो विधि है वो उसका वर्णन किस में किया गया है? तो या से यज्ञ होता है और या से यजुर्वेद होता है। ठीक है, तो यजुर्वेद हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। अथर्ववेद में जो आपके टोनी टुटका हैं उसका वर्णन किया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। यही आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और एक है क्वेश्चन कि सबसे पुराना वेद कौन है, यानी कि जो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है। तो ये चारों ऑप्शंस आपको हमने बता दिए हैं, इनसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? तो जो जलोढ़ मिट्टी है ये कहाँ मिलती है, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया है उत्तरी मैदान में मिलती है, या फिर दक्षिणी मैदान में, दक्षिण भारत में लिखा हुआ है, फिर गंगा यमुना मैदान में, या फिर पूर्वी भारत में। तो जो जलोढ़ मिट्टी है इसके बारे में आपको बता देते हैं कि ये जो है सबसे मतलब कि उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है। और ये जो है भारत के लगभग 43% भाग पर फैली हुई है। कितने? लगभग 43% भाग पर जो है फैली हुई है। और इसी को जो है कछारीय मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कछारीय मिट्टी भी बोला जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, कछारी मिट्टी को ही हम जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। और यह जो है उत्तर के विस्तृत मैदान में पाई जाती है। और यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गंगा यमुना मैदान में। ठीक है। गंगा यमुना मैदान में ये जो है पाई जाती है। और इसको जो है क्या कहते हैं? कछारी मिट्टी भी बोला जाता है। और ये जो है भारत के 43% एरिया में पाई जाती है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है शायद, हाँ ये था क्वेश्चन। संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई है? बताना है आपको, संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई है? सांभर में, आम्बेर में, नारायण में, या फिर पुष्कर में? तो यहाँ पर आपको बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। संत दादू दयाल की जो मृत्यु हुई है ये हुई है आपकी 1603 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है। और ये हुई है राजस्थान के अजमेर के जो समीप एक स्थान है उसका नाम है नारायण। ठीक है। तो नारायण नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी 1603 ईस्वी में। और ये स्थान कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है राजस्थान के अजमेर के पास में। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में एशियाई खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए? तो बताना है कि सर्वप्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया था? कलकत्ता में, दिल्ली में, चेन्नई में, या फिर मुंबई में? तो इनका आयोजन किया गया था दिल्ली में। और इसका जो आयोजन है ये हुआ था 4 से 11 मार्च के मध्य। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951 में। 1951 में दिल्ली में एशियाई खेलों का शुभारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसके द्वारा वायुमंडल का प्रदूषण नहीं हो सकता है? तो बताना है आपको किसके द्वारा वायुमंडल का प्रदूषण नहीं होता है। हाइड्रोजन के द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो वायुमंडल का प्रदूषण नहीं होता है हाइड्रोजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन है जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक प्रमुख है? तो बताना है आपको जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक प्रमुख है। धुआं, औद्योगिक रसायन, अमोनिया या फिर साबुन। तो इसका जो प्रमुख कारक है वो है औद्योगिक रसायन। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि भारत में वायु प्रदूषण की नवीनतम घटना जो भयंकर विनाश का कारण हुई है। तो बताना है आपको। पहला ऑप्शन है MIC गैस दुर्घटना, फिर है हिरोशिमा बमबारी, ईरान में भूकंप या फिर चेरनोबिल विध्वंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा MIC गैस दुर्घटना। यानी कि आपने एक नाम सुना होगा भोपाल गैस त्रासदी, ये हुई थी 1984 में। तो उसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का जो है रिसाव हुआ था, जिसके कारण भारी जो है जनहानि हुई थी। वही यहाँ पर क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस दुर्घटना, यानी कि MIC गैस दुर्घटना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है केले और अनानास मुख्यतः उगाए जाते हैं। तो ये मुख्यतः कहाँ पर उगाए जाते हैं? तो ये उगाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये उगाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछा गया है निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? तो बताना है कि किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं। तो ये बोला जाता है भारतीय आर्य भाषा को। किसको? भारतीय आर्य भाषा का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो बताना है आपको किस भाषा में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। तो अगर बात करें गांधी जी की आत्मकथा है कौन सी, तो इनकी आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। कौन सी है? आप लोग नोट कर लीजिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये इनकी आत्मकथा है और इसको इन्होंने लिखा था गुजराती भाषा में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर इस पुस्तक का हिंदी रूपांतर आपसे पूछा जाए तो हिंदी रूपांतर हो जाएगा सत्य के साथ मेरा प्रयोग। क्या हो जाएगा इसका? सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इसका जो है हिंदी रूपांतर हो जाएगा। और जो गांधी जी की आत्मकथा है उसका अंग्रेजी में अनुवाद जो है अगर पूछा जाए किसने किया था, तो ये किया था महादेव देसाई ने। किसने किया था? महादेव देसाई ने इसका जो है अंग्रेजी में रूपांतरण किया था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है। तो ये मिलता है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के जो है किश्तवाड़ व पंपोर में इसकी सर्वाधिक खेती होती है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो बताना है आपको कि भारतीय संविधान के द्वारा कितनी भाषाओं को स्वीकृत यहाँ पर किया गया है। 15, 20, 22 या फिर 28। तो यहाँ पर जो है 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भारतीय संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में इन 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। और एक हमने सेपरेट वीडियो बनाया था 8वीं अनुसूची को लेकर, उसमें सभी 22 भाषाओं को हमने वहाँ पर डिस्कस किया है डिटेल में कि कौन सी भाषा कब जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो उसको आप लोग देख सकते हैं, उसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है भारतीय संविधान लागू किया गया। तो कब लागू किया गया था ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताना है आपको कि भारतीय संविधान
कब लागू किया गया? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दीजिएगा आप लोग। तो ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 ऑप्शन नंबर बी में हमें मिल चुका है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर पूर्ण हुआ था और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इसको बनने में कितने दिन जो है लगे थे। तो इसको बनने में जो है टोटल दिन लगे थे 2 वर्ष, सॉरी क्या लिख रहे हैं हम, इसको बनने में लगे थे टोटल 2 वर्ष 11 महीने यानी कि 11 माह और 18 दिन। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान को बनकर तैयार किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, भारत का 26वां राज्य निम्न में से कौन सा है? भारत का 26वां राज्य आपको बताना है कि किसे घोषित किया गया था भारत के 26वें राज्य के रूप में। उत्तराखंड, झारखंड, गोवा या फिर छत्तीसगढ़। तो 26वां यहाँ पर पूछा गया है। छा से हो गया आपका 26वां और छा से हो गया छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ को यहाँ पर बनाया गया था। और अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 2000 को। कब हुई थी? 1 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड जो है ये भारत का 27वां राज्य है। उत्तराखंड अगर पूछा जाए तो ये भारत का 27वां राज्य के रूप में जाना जाता है। और इसके बाद अगर बात करें झारखंड की, तो ये जाना जाता है 28वें राज्य के रूप में। यानी कि 26वां हो गया छत्तीसगढ़, 27वां हो गया आपका उत्तराखंड और 28वां हो गया आपका कौन सा? झारखंड। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पर 29वें की, तो 29वां जो राज्य बना था वो बना था आपका कौन सा? तेलंगाना। ठीक है, तो 29वें के जो है स्थान पर आप लोग याद रखिएगा तेलंगाना। अगर आपसे 29वां पूछा जाए तो ये भी याद रखिएगा तेलंगाना जो है राज्य बना था। और ये कब बना था? तो ये बना था 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को 29वें राज्य के रूप में जो है तेलंगाना को जो है राज्य का दर्जा दिया गया था। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने कराया था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण कराया था वो कराया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मुग़ल बादशाह जो शाहजहां थे उनके द्वारा सन 1648 ईस्वी में इसका जो है निर्माण कराया गया था। और अगर पूछा जाए कि आगरे का जो लाल किला है उसका निर्माण किसने कराया था, तो उसका निर्माण कराया था अकबर ने। आगरे का अगर पूछा जाए तो आगरे का जो लाल किला है उसका निर्माण कराया था अकबर ने 1573 ईस्वी को। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है दिल्ली का, तो राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। बताना है आपको कि राजस्थान में लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है। तो ये है कितनी? 25 सीटें। ऑप्शन नंबर बी 25 सीटें हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? बताना है आपको भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, राष्ट्रपति आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन बोला गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, राणा सांगा संबंधित हैं। कहाँ से संबंधित हैं? मालवा से, खजुराहो से, मेवाड़ से या फिर मांडू से। तो यहाँ पर आपको बताना है कि राणा सांगा कहाँ से संबंधित हैं।
तो ये संबंधित हैं मेवाड़ से। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मेवाड़, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है, पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? तो पंचायती राज संस्थाओं का जो निर्माण है वो सर्वप्रथम किस राज्य के द्वारा किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसकी शुरुआत भी राजस्थान से हुई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो पंचायती राज संस्था हैं इसकी जो स्थापना है वो सर्वप्रथम हुई थी 2 अक्टूबर, कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के ही नागौर ज़िले से। कहाँ से? राजस्थान के ही नागौर ज़िले से इसकी जो है शुरुआत हुई थी। और इसकी जो है सिफारिश किस समिति ने की थी? तो बलवंत राय मेहता की जो है समिति है उसके जो है सिफारिश पर ये पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण कराया गया था। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और पूछा जाता है कि जो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है इसको अपनाया गया था, तो ये जो है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको अपनाया गया था? तो इसमें आपको राइट आंसर वहाँ पर देना होगा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये बात भी आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। बताना है आपको कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो ये हो जाएगी क्षोभ मंडल, यानी कि ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल में ही जो है सारी घटनाएं होती हैं, बारिश हुई, आंधी तूफान हुआ, ये सभी आते हैं आपके क्षोभ मंडल के अंतर्गत। इसके बाद आता है आपका समताप मंडल। ठीक है, इसमें जो है ओजोन लेयर पाई जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आता है आपका मध्य मंडल, सबसे अधिक जो है ठंडा होता है ये। फिर आता है आयन मंडल, और देन इसके बाद जो लास्ट में आता है वो आता है बहिर्मंडल, यानी कि सबसे बाहरी मंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है। तो बताना है आपको कि क्या कहलाता है। नगर पालिका कमेटी का प्रधान जो होता है ये कहलाता है अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चेयरमैन कहलाता है। क्या कहलाता है? चेयरमैन, यानी कि अध्यक्ष यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा प्रदेश गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? तो बताना है कि कौन सा जो है प्रदेश गोंडवाना भूभाग से संबंधित है। हिमालय, गंगा का मैदान, थार मरुस्थल या फिर दक्षिण का पठार। तो ये जो संबंधित है गोंडवाना भूभाग से वो संबंधित है दक्षिण का पठार। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो उपग्रह यहाँ पर होते हैं उसका मार्ग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कक्षा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? बताना है आपको पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? सूर्य, चंद्रमा, शुक्र या फिर प्रॉक्सिमा सेंटोरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड के रूप में जाना जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या है? चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और शुक्र जो है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है तो वो हो जाएगा आपका कौन सा? शुक्र हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महासागर से छोटा वृहद लवणीय जलाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? झील कहलाता है, द्वीप, सागर या फिर नदी। तो ये कहलाता है आपका सागर। ऑप्शन नंबर सी, सागर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि अरब सागर हुआ, चीन सागर हुआ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र कहलाता है। बताना है आपको कि जो अपवाह क्षेत्र हैं ये क्या कहलाते हैं? नदी घाटी,
नहर, बांध या फिर जल डमरू। तो ये कहलाते हैं नदी घाटी। ऑप्शन नंबर ए नदी घाटी कहलाते हैं जो अपवाद क्षेत्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है? बताना है आपको भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, गोदावरी, कृष्णा, महानदी या फिर गंगा नदी। ये जितने भी प्रश्न हम आपको करा रहे हैं ये जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हमने इसमें शामिल किए हुए हैं। तो आप लोग इनको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सभी को पता होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, गंगा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी लंबाई कितनी है? 25 km यानी कि 2525 किलोमीटर। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाणिक समय के बीच समयांतराल कितना है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर ग्रीनविच माध्य समय और भारतीय प्रमाणिक समय के बीच में समय का जो अंतर है वो कितना है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो समय का अंतर है वो है 5.5 घंटे, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्न में से कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? तो बताना है कि कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है। समुद्र तल, हिमनदी, हिमशैल या फिर मरुस्थल। तो हिमशैल जो है ये नहीं पाई जाती है भारत में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग से लिए गए हैं? तो एक्चुअली में क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर आपसे यही पूछा गया है, भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में या फिर भाग 4 में। तो हम आपको यहाँ पर चारों की डिटेल देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाग 1 की। तो भाग 1 में क्या दिया गया है? भाग 1 में दिया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि जो संघ है उसका जो राज्य क्षेत्र है इसका वर्णन किया गया है भाग 1 में। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 1 से 4 तक। 1 से 4 तक जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में यहाँ पर बताया गया है भाग 1 में। ठीक है, पहला आपने कंप्लीट कर लिया। अब बात करेंगे दूसरे की। जो भाग 2 दिया गया है इसमें बात की गई है नागरिकता की। जब यहाँ पर पहले में संघ और राज्य क्षेत्र हो गया, उसके बाद भाग 2 में बात की गई है नागरिकता की। और इसका जो आर्टिकल है वो हो जाएगा आपका 5 से 11 के मध्य, यानी कि 5 से 11 अनुच्छेद के मध्य भाग 2 में नागरिकता की बात कही गई है। अब बात करते हैं भाग 3 की। और यहाँ पर भाग 3 में क्या दिया गया है? तो मौलिक अधिकारों को दिया गया है। किसको दिया गया है? मौलिक अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये आते हैं अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य में। ठीक है, 12 से 35 के मध्य में आते हैं भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार जो हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के संविधान से। तो एक क्वेश्चन ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं भाग 4 की। तो भाग 4 में जो है वर्णन किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। किसका? राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उसका वर्णन किया गया है भाग 4 में। और ये आते हैं अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य में। किसके अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 में। ठीक है, क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है जो वर्णन किया गया है भाग 4 में ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड देश के संविधान से। आयरलैंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों का जो वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है,
वो जो है किस संविधान से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं रूस के संविधान से। ये भी आपको याद रखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इतनी सारी जानकारी आपको दिमाग में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है केरल में, और केरल में ही आपका पड़ता है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो पेरियार वन्यजीव अभयारण्य और शांत घाटी कहाँ पर है, तो ये है केरल में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो क्या आंसर होगा आपका, तो आंसर आपको लगाना होगा उत्तराखंड। फूलों की घाटी पूछा जाए तो उत्तराखंड, शांत घाटी पूछा जाए तो केरल, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य पूछा जाए तो केरल आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, डटे रहना है मैदान में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ, देखते हैं कि क्या पूछा गया है यहाँ पर। गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन कहाँ पर दिया था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन कहाँ पर दिया था, तो ये दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर डी सारनाथ आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य शासक कौन था। तो बताना है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था, ये आपको बताना है। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, देववर्मन या फिर बृहद्रथ। तो बृहद्रथ जो था ये एक मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है आपका सतलज नदी पर। कहाँ पर, सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी की अगर बात करें तो नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना है, तो इस पर बना है सरदार सरोवर बांध। और ये कहाँ पर है, ये है गुजरात में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो महानदी पर बना है हीराकुंड बांध। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो ये बना है महानदी पर। आगे यहाँ पर व्यास दिया गया है, व्यास नदी। तो व्यास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, इस पर बना हुआ है महाराणा प्रताप सागर बांध। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। महाराणा प्रताप सागर बांध जो है ये आपका व्यास नदी पर बना हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ। तो बताना है उस किले का नाम क्या है, यहाँ पर ये आपको बताना है। तो ये है लोहागढ़ का किला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो लोहागढ़ किला है ये पड़ता है आपका भरतपुर में। इसी पर जो है लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो सका था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है, किस जिले में गौगामेड़ी मेला लगता है। गौगामेड़ी मेला कहाँ पर लगता है, किस जिले में लगता है, ये आपको बताना है। बीकानेर में, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में या फिर चुरू में। तो अगर बात करें गौगामेड़ी जो मेला है ये लगता है हनुमानगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी हनुमानगढ़ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पूछा गया है कि राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं। तो बताना है आपको कि सोयाबीन के जो प्रमुख उत्पादक जिले हैं वो कौन कौन से हैं। गंगानगर, कोटा, बूंदी या फिर जयपुर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रमुख जिलों में जो आता है वो आता है कोटा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गंगानगर जिला की अगर बात करें तो ये आता है गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर। किसमें, गेहूं उत्पादन में। गा से हो गया आपका गंगानगर और गा से हो गया क्या, गेहूं उत्पादन, ठीक है, याद हो गया आपको।
अगला जो यहाँ पर दिया गया है, जो हनुमानगढ़ जिला है, ठीक है, हनुमानगढ़ जो जिला है वो चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, जो हनुमानगढ़ जो जिला है ये आपका चावल उत्पादन में पहले स्थान पर आता है। ये भी क्वेश्चन बनता है। गंगानगर जो है ये गेहूं उत्पादन में पहले स्थान पर आता है, और जो कोटा है ये सोयाबीन के जो है उत्पादन में पहले स्थान पर आता है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सालिम सिंह हवेली कहाँ स्थित है? बताना है आपको कि प्रसिद्ध जो सालिम सिंह हवेली है ये कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर आपको देना है। तो जो सालिम सिंह हवेली है ये स्थित है आपकी जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? तो बताना है कि टंगस्टन धातु का उत्पादन कहाँ पर सर्वाधिक होता है, किस जिले में होता है राजस्थान के? भीलवाड़ा में, उदयपुर में, नागौर में या फिर जयपुर में? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो टंगस्टन का जो उत्पादन है ये होता है कहाँ पर? ये होता है नागौर जिले में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें भीलवाड़ा और उदयपुर की, किसकी? भीलवाड़ा की और उदयपुर की अगर बात करें तो ये दोनों के दोनों जो है चांदी उत्पादन में यहाँ पर आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि चांदी का उत्पादन जो है कहाँ पर सर्वाधिक होता है, तो ये होता है भीलवाड़ा और उदयपुर में, ठीक है। और जो आपका जयपुर है ये लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादन केंद्र है, तो ये भी आपको याद रखना है। लौह अयस्क का जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है? जयपुर है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा नागौर जिला। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नगर हैं। तो बताना है आपको कि राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर कौन कौन से जो हैं नगर स्थित हैं। बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली। दूसरा दिया है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो राष्ट्रीय राजमार्ग 15 दिया हुआ है उस पर जो यहाँ पर नगर स्थित हैं वो हैं गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 60। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? बताना है आपको कि कोटा का शासक कौन था 1857 की क्रांति के समय। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराव राम सिंह द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके साथ ही हमारे जो है आज के 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और इससे आपके जो है पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।